एक बार फिर से टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये जो टीम है ना हमारी टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट आसान काम तो नहीं करती, मतलब आसान टास्क को हम नहीं कर पाते हैं। और जो मुश्किल चीज़ें हैं जहाँ पे हम कभी नहीं जीते पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 10 सालों से, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ करके कहीं से इंस्पिरेशन लेके अच्छी परफॉर्मेंसेस देके एज ए टीम खेल के और वो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। और वहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हम जीत निकाल देते हैं, चाहे वो ये बर्मिंघम का टेस्ट मैच हो, चाहे वो ऑप्टस स्टेडियम में पर्थ में वो वाली परफॉर्मेंस हो। मतलब आप पीछे जाओगे ब्रिस्बेन यो और या फिर केप टाउन हो साउथ अफ्रीका में, तो गजब की परफॉर्मेंसेज रही है इन पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया की, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए। हाँ, पिछला कुछ दौर थोड़ा सा हमारा खराब गया है, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो या कुछ भी हो, बट पिछले वाला सब भूल जाते हैं। अब जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है ना आपकी टीम से, पिछले वाला सब भूल जाते हैं। और यार शुभमन गिल द कैप्टन की एरा की है ना वो स्टार्टिंग हो चुकी है, पहले मैच से हो चुकी थी वैसे तो, बट एक्चुअल स्टार्ट हम मानते हैं जब हम जीत मिल जाती है ना पहली, उस वहां से। तो ये पहली जीत दर्ज कर ली है हमने कैप्टन शुभमन गिल के अंडर इस टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में। और बहुत सारे सवाल थे जब टॉस हुआ, हाँ हम सबके मन में कि यार ये क्या प्लेइंग 11 खिला ली, ये क्या टीम खिला ली, बट एट द एंड अंत भला तो सब भला। और जिस तरह की शुरुआत हमारी रही, हम पूरे टाइम से डोमिनेट कर रहे थे ऑलमोस्ट। पहले दिन थोड़ा सा लगा कि इंग्लैंड भी गेम में है, बैलेंस में लगा हुआ है, बट उसके बाद 1 मिनट के लिए भी कभी भी पूरे टेस्ट मैच में एक वो 300 कुछ रन की पार्टनरशिप लगी, वहां पे शायद ये टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। बट वो जो मिया मैजिक और आकाशदीप का जो स्पेल आया दूसरी नई गेंद के साथ, वहां से कमाल हो गया। मतलब बहुत सारे हीरोज हैं इस टेस्ट मैच के, चाहे वो शुभमन गिल की तो मतलब मैंने तो 2 दिन फिर वीडियोज ही नहीं बनाई क्योंकि और किसी की बात ही नहीं करनी, पर वहां पे भी शुभमन गिल ऑलरेडी 2-3 वीडियोज में हम इतनी बात कर रहे थे। बट यार ये बंदा डिजर्व करता है जो ऑलमोस्ट 600 रन बना चुका हो 2 टेस्ट मैचेस में, सारे रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड तोड़ रहा हो। और अब तो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड का भी मुझे खतरा लग रहा है, उनका भी वो उस रिकॉर्ड पे भी खतरा मंडरा रहा है। और सब कुछ सही रहा ना, ऐसे 1-2 पिचेज और दे दिए इंग्लैंड ने बचे हुए 3 मैचेस में, तो हो जाएगा काम ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है ये। और जिस तरह की ये पारी खेली है शुभमन गिल ने दोनों ही इनिंग्स में, चाहे वो पहली इनिंग में 269 हो, दूसरी इनिंग में 161 हो, तो दिल जीत लिया यार। और बहुत सारे लोग तो ये भी मतलब बोलेंगे कि यार फ्लैट विकेट्स है, फिर वो कंपेयर करेंगे 2018 वाला बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का, फिर अभी का बॉलिंग अटैक। देखिए जब इनको भी फेमिलियर कंडीशन मिलेगी या वो होगा तो ठीक है यार, होंगे टेस्ट, होंगे बैटर्स, बट रन्स तभी बनते हैं जब बॉलिंग खराब होती है। ये आप मान के चलिए, बॉल के नीचे जो ओवर पिच आती है बॉल तभी चौका लगता है। लेकिन इन बिटवीन आपने ये नहीं देखा कि जिस तरह से उन्होंने क्रिस वॉक्स का पहली पारी में वो स्पेल निकाला, दूसरी पारी में भी जब इंडिया का वो खतरा मंडरा रहा था कि यार फिर से हम कोलैप्स ना कर जाए ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, जो हमने पहले मैचेस की दोनों पारियों में किया, तो वहां पे वो नर्व्स तो थी वो जो काबू में रखनी थी हम हमारे को या शुभमन गिल को उस टाइम पे, वो उन्होंने बखूबी किया। और वो जो पहले मैच में जो गलती दोहराई इंडिया ने दोनों पारियों में, वो इस मैच की दोनों पारियों में ही नहीं होने दिया। किसकी वजह से? वो थे नाम शुभमन गिल, कैप्टन हमारे। सो वो ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट दोनों ही पारियों में। कैप्टनसी आपको बेटर होती हुई दिखाई दे रही है और पेशेंस रख रहे हैं, सबसे अच्छी बात। ज़्यादा अननेसेसरली वो जो होता है ना हीट दिखा देना ड्यूरिंग द फील्ड और वो सब, मतलब काम रह रहे हैं। और यही सब चीज़ें तो आप देखते हो अपने कैप्टन के अंदर कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका कैप्टन कैसे रिएक्ट करता है। वो जो 300 की पार्टनरशिप थी ना, वहाँ पे आपको लगा कि यार गेम दूर भाग रहा है, बट काम रहे, उनको पता था कि दूसरी बॉल के साथ हमें चांस मिलेगा। और वो चांस निकाला किसने? आकाशदीप ने। जी हाँ, इस जीत के जो दूसरे सबसे बड़े हीरो हैं आफ्टर द कैप्टन, वो है आकाशदीप सिंह। यार मैं पिछले कुछ टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट में अभी जसप्रीत बुमराह के बाद मुझे टेस्ट क्रिकेट में कोई दूसरा अच्छा बॉलर नज़र आ रहा है जो कंसिस्टेंसी
दे सकता है इस बॉलिंग अटैक को, इस टीम को लगातार विकेट्स निकाल के दे सकता है, स्पेशली विद द न्यू बॉल टिल 25 30 35 ओवर्स हर कंडीशंस में, वो है आकाशदीप। इस टेस्ट मैच से पहले भी बोला मैंने कि हमें उनके साथ जाना चाहिए, और पहली पारी में ओवरशैडो कर दिया शायद सिराज ने, लेकिन मैं यहाँ पे सिराज की भी तारीफ आऊँगा, उनकी भी तारीफ करूँगा, क्योंकि मैं वो ये बोलने वाला था कि सिराज इस टेस्ट मैच में नहीं खेलने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पिछली कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी रही नहीं कि किस वजूद पे आप उनको खिलाते हुए जा रहे थे हर टेस्ट मैच में। बट ठीक है, उन पे आएंगे हम। बट पहले आकाशदीप की बात, पहले मैच की इस मैच की पहली पारी में ओवरशैडो कर दिया सिराज की उस स्पेल ने, जो जिस तरह से उन्होंने रैटल किया उनकी टेल को, इंग्लैंड की टेल को। बट आकाशदीप की आप विकेट्स देखोगे, टॉप की 2 विकेट्स दोनों बैटर्स को, बेन डकेट इन फॉर्म बैटर, उसके बाद ओली पॉप का, फिर बहुत बड़ी पार्टनरशिप, एक शानदार बॉल हैरी ब्रूक का विकेट, उसके बाद क्रिस वोक्स जो इंडिया को तंग करते हैं स्पेशली ऐसे फ्लैट ट्रैक पे, उनका विकेट। तो वो मतलब आप देखोगे कि मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा है सिराज से, नो डाउट ही बॉल्ड ब्यूटीफुली फॉर दिस इंटायर टेस्ट मैच। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वो 4 विकेट जो सिराज की विकेट्स थी, उनसे थोड़ी सी हैवी विकेट लगी मुझे इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू आपको देती है। बट सिराज का एक जो विकेट जो रूट का था, उसका तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी आउट हो यार, विकेट तो विकेट होती है, 4 4 ही है, 6 6 ही है, जोक सपाट। तो जिस तरह से पहली पारी में बॉलिंग की आकाशदीप ने, और फिर सेकंड इनिंग में तो यार फिर तो परखच्चे उड़ा दिए इंग्लैंड के। आप देखोगे शुरुआत इस बार सिराज ने की, पहली विकेट ली, उसके बाद एक एक बॉल देख लीजिए आप, और शायद 8 9 विकेट भी ले सकते थे इस टेस्ट मैच में अगर वो जेमी स्मिथ, ऐसा लग रहा था कि बॉल है ना विकेट्स के बीच में से जा रहा है, मतलब कैसे वो बैट पैड का गैप क्रिएट कर रहे थे। फिर 2 बॉलें जस्ट स्टंप्स को मिस करके ऊपर से निकल गई जेमी स्मिथ की, और वहां पे वो इस ऐसे स्पेल के साथ गुजर रहे थे, 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके थे और 2 3 शायद और ले जाते, वहीं पे लंच से पहले ही खतरा मंडरा रहा था इंग्लैंड पे अपनी पारी क्या खत्म होने का। बारिश ने जरूर खलल डालने की कोशिश की आखिरी दिन, जिसका हम सबको डर भी था कि यार एटलीस्ट 80 75 ओवर हमें मिल जाए इंग्लैंड को, क्योंकि वो थोड़े बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी आकाशदीप ने पहले स्पेल में, वरना शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी इंडिया को, एटलीस्ट थर्ड सेशन तक तो जा भी सकता था, या मे भी इंग्लैंड अपने आप को थोड़ा और बेहतर तरीके से अप्लाई करता बैटिंग के दौरान, तो भी मैच थर्ड सेशन तक जा सकता था। बट ये तो हो गए हमारे दो सबसे बड़े हीरो। बट एक बार स्कोर पे आपको मैं बता देता हूँ कि वैसे तो आपको पता ही रहता है, तो मैं ज़्यादा दिलचस्पी अभी नहीं रख रहा हूँ ये सब चीज़ें बताने में आपको, कि ऑलरेडी वी न्यू दैट हमने ये मैच एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से जीता है, और जहाँ पे हम कभी नहीं जीत रहे थे वहाँ पे रनों के हिसाब से हमारी सेना कंट्रीज़ में सबसे बड़ी जीत आई है। और ये होना ही था। एक ही चीज़ न्यूजीलैंड इंग्लैंड को बचा सकती थी चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद, वो थी बारिश, जो कि खलल डालने की पूरी कोशिश की, ऑलमोस्ट 2 घंटे खराब कर दिए थे, पहला सेशन ऑलमोस्ट खराब कर दिया था बारिश ने। बट वो 1 घंटा तो आप एक्सटेंड कर सकते हो दिन के लास्ट दिन, टेस्ट मैच के लास्ट दिन, तो वही हुआ। जहाँ पे मुझे डर इस चीज़ का लग रहा था कि पहले टेस्ट मैच में इससे ज़्यादा प्रडिक्शन थी बारिश की, 5वें दिन, पहले टेस्ट के 5वें दिन, लेकिन हुआ क्या, बारिश ने खेल खराब किया ऑलमोस्ट 20 से 25 30 मिनट का यहाँ पे। और वहाँ पे अगर ये 1.5 2 घंटे की बारिश आती तो शायद इंग्लैंड नहीं जीत पाता, क्योंकि इंग्लैंड जीता था ऑलमोस्ट 9 10 ओवर पहले उस टेस्ट मैच में, आपको याद हो तो। अगर वहाँ से आप 1.5 2 घंटे बारिश और दे वहाँ पे, तो वो शायद मुश्किल हो जाता इंग्लैंड के लिए उस टेस्ट मैच में। बट यहाँ पे जब इंडिया की बारी आई जीतने की, तो आप देखोगे कि यार कि बारिश ने ज़्यादा खलल डाल दिया, और ऑलमोस्ट पहले सेशन में तो यार 1.5 पौने 2 घंटे खेल स्टार्ट ही नहीं हुआ। बट ठीक है, 1-1 हो चुका है अब इस सीरीज में। अब आ जाती है जी बात हमारे तीसरे प्लेयर, तीसरे सबसे बड़े सुपरस्टार इस जीत के, वो है मोहम्मद सिराज। मैं था क्रिटिसाइज करने में उनको इस टेस्ट मैच से पहले कि यार ये जो बॉलर है वो बहुत टाइम से अब हमारे लिए परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, शायद इनको रेस्ट देना चाहिए, किसी और बॉलर को हमें आजमाना चाहिए। तो
उन्होंने हमें गलत साबित किया इस टेस्ट मैच में। तो ठीक है यार, जब कोई अच्छा करता है तो हमें उसके लिए फिर हाईली प्रेज भी हम कर सकते हैं उनको कि यार यहाँ पे इस बंदे ने हमें टेस्ट मैच जिता के दिया। और स्पेशली जो स्पेल उन्होंने डाला है सेकंड न्यू बॉल के साथ, और जो रूट और बेन स्टोक्स को भी लगातार 2 बॉलों पे आउट किया, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट गेम किल कर दिया था इंडिया ने सुबह आते ही तीसरे दिन। सो वो भी एक अच्छा स्पेल था दिन की शुरुआत में। और ऑलमोस्ट दिन थर्ड सेशन की शुरुआत में जो मोहम्मद सिराज ने स्पेल डाला, 3 विकेट वहाँ पे लिए, 3 विकेट वहाँ पे लिए, या 4 ऑलमोस्ट, 8, 9, 10 तीनों विकेट ये सिराज ने वहाँ पे लिए थे। उससे पहले जैक क्रोली का विकेट लिया था सेकंड डे के लास्ट विकेट जो गिरा था इंग्लैंड का पहली पारी में। सो ये 6 विकेट लिए और शानदार बॉलिंग। और कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि जब जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते हैं इस बॉलिंग लाइनअप में, तब तब सिराज शायद से और उभर के आते हैं। बट जब बुमराह उनके साथ खेल रहे होते हैं तो शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। वो एज ए सेकंड बॉलर भी, सेकंड ऑप्शन, सेकंड चॉइस भी शायद वो वाला काम नहीं कर पाते, बहुत कुछ टाइम से नहीं कर पा रहे थे। उनका भी शायद वर्कलोड मैनेज करने की हमें ज़रूरत है। ये कोई बात बोलता नहीं है। जिस तरह से बंदा जान लगाता है हर ओवर में, बॉल आफ्टर बॉल, फील्ड में भी पूरा एफर्ट डालता है। एक कैच छूटा जरूर, लेकिन जो कैच उन्होंने लिया जडेजा की बॉल पे, वो शानदार था। तो फुल कमिटमेंट नज़र आती है। ये तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ सिराज के लिए कि ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं आती बहुत बार, लेकिन ट्राई में फुल मार्क्स है इस बंदे को। जब भी ये खेलता है इस टीम के लिए वाइट जर्सी में, इस बंदे की तरफ से कमिटमेंट में कभी भी कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, उसी वजह से मैं बोल रहा था शायद किसी और को हम ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में। बट अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है, इस बंदे ने परफॉर्म करके दे दिया है। और नेक्स्ट मैच के लिए तो क्या ट्राई होने वाला है हमारी फास्ट बॉलिंग का, वो आप सब लोग अज्यूम कर ही सकते हो। प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पहली इनिंग में यार क्या बॉलिंग की, बहुत गलत लाइन पे फेंक रहे थे, क्या लेंथ डाल रहे थे। बट हमें ये भी मानना चाहिए कि दैट वाज आवर कैप्टन्स प्लान। हमारा टीम प्लानिंग थी वो कि हम जेमी स्मिथ के अगेंस्ट आते ही, जब विकेट नहीं मिला 15-20 बॉलों में उनका, तो हम शॉर्ट स्टफ की तरफ चले गए। शायद मुझे लगा कि थोड़ी जल्दी की हमने, कुछ टाइम के लिए हम डिले कर सकते थे उसको, शायद 5-10 ओवर और ट्राई कर सकते थे ट्रेडिशनल तरीके से आउट करने की उनको, पीछे स्लिप कॉर्डर में या LBW बोल्ड उसके हिसाब से। बट बहुत जल्दी हम उस शॉर्ट बॉल प्लॉय में चले गए। बट आप उसको प्रसिद्ध कृष्णा को मैं इतना ही उस चीज़ में ब्लेम करूंगा कि 1-2 बार फंसा भी लिया था उन्होंने, जो स्लोवर बॉल डाली थी, एज लगे थे, बॉटम ऑफ द बैट भी लगा था 2-3 बॉलों में, तो वहां पे फंसा भी लिया था उन्होंने। बट वो टीम का प्लान था, उसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते। एक चीज के लिए ब्लेम कर सकते हैं कि जो बाउंसर्स कल मार रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा 5वें दिन की पिच में भी, वो फ्लाई कर रही थी, वो आपकी हेड हाइट पे आ रही थी या उससे भी थोड़ा ऊपर जा रही थी, आई साइड के अराउंड। बट वो उस दिन जो बाउंसर डाल रहे थे वो चेस्ट हाइट पे या उससे भी नीचे आ रही थी, तो वहां से वो हिट मी बॉल हो जाती है, वहां से वो इजी पड़ रहा था जेमी स्मिथ के लिए। सो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पहले टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा का इतना ही मैं ब्लेम करूंगा उनको। बाकी जो प्लान की तरफ शॉर्ट स्टॉप की अगर बात करें तो वो टीम का प्लान था। तो वहाँ पे उन्होंने फिर, लेकिन जब आप देखोगे सेकंड सेशन में जब वो आए, वहाँ पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की। और इस पारी में एक बिल्कुल पकड़ के लाइन और लेंथ उन्होंने डाला है, और कहीं से भी फ्रीबीज उन्होंने नहीं दी। शायद इंग्लैंड बैटर भी आप देखोगे कि इतना वो नहीं कर पा रहे थे कि उस वो फ्रीडम के साथ नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रेशर में आ चुके थे आकाशदीप और सिराज के उस स्पेल के बाद दूसरी पारी में। सो वहाँ पे शायद उनके लिए इतना इजी नहीं हुआ। बट ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को चांस मिलेगा। कोई, क्योंकि कोई इंजर्ड भी होता है तो वो बात अलग है, बट इस हिसाब से तो मुझे खेलते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट स्टार मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे रविंद्र जडेजा की, और उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से जब हम बर्मिंघम में आए थे उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी, बट वहाँ पे इंडिया अनलकी हुआ था। फोर्थ इनिंग्स में वो एक ट्रेमेंडस चेज था इंग्लैंड की तरफ से, बेयरस्टो, जो रूट, उनकी तरफ से अच्छी पारियाँ आ गई थी। तो
बट इस बार उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो जाया नहीं गया। पहली पारी में वो शानदार पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, सेंचुरी नहीं आई, बट वो पारी किसी भी मायने से कम नहीं आकी जा सकती, क्योंकि उनके उनके सपोर्ट की वजह से आप ये देखो, जहाँ पे इंडिया 300 के अंदर अंदर ढेर हो सकता था, वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 600 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दूसरी पारी में भी, क्योंकि वो ठीक है, वो अब यहाँ पे भी मैं आता हूँ, स्लो खेले थोड़ा, और मुझे भी पसने लगा कि वहाँ पे सबको गुस्सा आ रहा था, स्लो खेल रहे थे, बट वो भी एक टीम प्लान का हिस्सा होता है। अब ये चीज़ें होती है यार, आप एज ए टीम चलते हो, एक एक ही प्लानिंग आपकी होती है, सब उसके अकॉर्डिंग अपना कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करते हैं, तो फिर वो टीम हमेशा आगे ही बढ़ेगी, ये हमें देखने वाली बात है। वहाँ पे हम सब ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 बॉल में 22-24 रन पे जडेजा खेल रहे थे जब टी का टाइम हुआ चौथे दिन के खेल में, इस टेस्ट मैच के। वहाँ पे हम सब बोल रहे थे यार जडेजा क्या कर रहा है, थोड़ा और तेज खेल सकता है, लेकिन आप ये समझ के देखिए, इंडिया के अभी 300 रन भी नहीं हुए थे जब ऋषभ पंत आउट हुए। लीड जरूर हमारे पास 180 की थी, लेकिन इस फ्लैट पिच को देख के, ट्रैक को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 550 से कम का टारगेट तो हमें इंग्लैंड को नहीं देना चाहिए। प्लस जितना टाइम उनको फील्ड पे रखेंगे, मोमेंटम अपने पास से उनके पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि होता क्या है, वहाँ पे इंडिया 350 पे भी ऑल आउट हो जाता अगर हम फोल्ड होते एक कोलैप्स की वजह से, तो शायद वो मोमेंटम भी ब्रेक होता, इंग्लैंड के पास मोमेंटम भी जाता, और टारगेट भी अराउंड 520-530 का इंग्लैंड को मिलता अगर आप लीड मिला लो। शायद वहाँ पे इंडिया फंस सकता था और टाइम भी ज़्यादा मिलता इंग्लैंड को। हालांकि आसान नहीं होता, 450 और 550 के में बहुत फ़र्क होता है, बट फिर भी इंडिया कोई चांस नहीं लेना चाहता था। एक जो रिजल्ट है, जो पहले मैच में हमने गलती की, नहीं निकाला हमने गेम से बाहर इंग्लैंड की जीत, वो इस मैच में मेक श्योर किया इंडिया ने कि पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए और इंग्लैंड को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खेलने पे आप फोर्स करिए। आता हूँ मैं उस पर भी आता हूँ। तो यहाँ पे जडेजा ने इंश्योर किया कि शुभमन गिल उनके साथ खड़े थे, अगर उनको खेलना ही था तेज तो वहाँ पे उनके साथ कैप्टन था, मैनेजमेंट पूरा तरीके से था ही, मैसेज आ रहे थे आपके पास, तो वो खेल सकते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आया लाइसेंस मिला, आपने टी के बाद आते ही उन्होंने पहली बॉल पे ही 6 लगाया। सो एक प्लान का हिस्सा था वो, कि वहाँ पे शुभमन गिल और उन्होंने इंश्योर किया कि यार अब टी से पहले हम स्लो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड ऑफ द बॉल खेलते हैं, जहाँ पे चांस मिलेगा चांस लेंगे, रन बनाएंगे और एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, कोलैप्स अवॉइड करते हैं टी से पहले, और टी के बाद आके देखेंगे क्या करना है, 10-12 ओवर के टाइम में हम रन बनाने का ट्राई करते हैं। सेम वही हुआ, प्लानिंग एग्जीक्यूट की उन्होंने टी के बाद और तेज़ी से रन बनाए। शायद ऐसा लगा कि 4-5 ओवर पहले और हम डिक्लेयर कर सकते थे, स्पेशली जब शुभमन गिल के आउट होने के बाद। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी लीड 591 की हो चुकी थी हमें, सो वहाँ से वो बहुत था, बट वहाँ पे अगर 5-6 ओवर मिलते तो शायद हम एक विकेट एक्स्ट्रा ले सकते थे उस दिन के खेल में इंग्लैंड का। बट फिर भी इंडिया ने एक जो दिमाग सेट किया हुआ था कि हमें 610 615 पे जाना है, एक जो रिजल्ट है बिल्कुल निकाल लेना है। ठीक है, अगर बारिश का प्रेडिक्शन तो यार पहले टेस्ट मैच में भी था ना, उसी वजह से इंडिया ने वो जल्दबाजी की, वहाँ पे हम कोलैप्स हुए। वरना अगर वहाँ पे भी 15 ओवर खराब होते, जहाँ जैसे यहाँ पे 10 ओवर हुए, वहाँ पे भी 10-12 ओवर खराब होते, तो वहाँ पे भी इंडिया का टारगेट तो ठीक ठाक ही था, प्लानिंग ठीक ही थी। बट यहाँ पे इंडिया को पता था कि यार पिछले में भी प्रेडिक्शन तो थी, लेकिन बारिश कहाँ आई फिर। उस हिसाब से इंडिया तो यही मान के चल रहा था कि 100 ओवर के अराउंड या 110 ओवर के अराउंड इंग्लैंड को मिले और 600 रन हो, वहाँ पे एक रिजल्ट बिल्कुल गायब कर दो, वो थी इंग्लैंड की जीत। और यहीं पे मैं ये प्लानिंग का हिस्सा मानता हूँ इंडिया की। एक चीज़ में ज़रूर प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको आके बताऊंगा, शायद नेक्स्ट मैच में इंडिया को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली कैप्टन शुभमन गिल को, कि यहाँ पे आपने रन बनाए, इंग्लैंड को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, क्योंकि अब वो डबल माइंडेड हो चुके थे, क्योंकि इनका जिस तरह से ये बैच बॉल एरा है, इनके सारे प्लेयर्स इस तरह से इन्होंने तैयार किए हैं, रेडी किए हैं इस फॉर्मेट के लिए कि हमें हर बॉल के लिए ही जाना है। मतलब मुझे नहीं याद आता जितना इस पारी में इंग्लैंड बैटर्स ने बॉल लीव की है। सारी बैटर्स देख लो आप, चाहे जैक क्रोली मुझे पहली बॉल से कभी भी बॉल लीव करते नजर नहीं आते। बेन डकेट 1-2 बॉल मुझे नहीं पता कब लीव की उन्होंने। जो रूट भी बहुत कम लीव करते हैं जब से ये बैच बॉल एरा आया है, बहुत ही कम बॉल को लेफ्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप।
बेन स्टोक्स फिर भी मैं रेगुलर तरीके से देखता हूँ उनको कि वो फिर भी 5-7 बॉलें छोड़ देते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। उनके अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इस टीम में जो बॉल लीव करता हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई भी स्टंप लाइन पे हो, कहीं पे भी हो, ये बॉल लीव नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने उनको आपने डबल माइंडेड किया कि क्योंकि इंग्लैंड को भी पता था कि यार इस चीज़ के पीछे हम नहीं भाग सकते, जितना मर्जी हम सेल्फ बिलीव कर ले, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ये चीज़ इंग्लैंड को भी पता चल गई थी। फिर वहाँ पे वो आपको लगा कि बेन डकेट का वो तो बॉल ही बहुत शानदार थी। जैक क्रोली पहले ओवर में लीव कर रहे थे, फिर वो टेंटेटिव हुए बाहर की बॉल पे, सिराज की बॉल पे वो गए, वहाँ पे फंसे। फिर जैक क्रोली को रूम के लिए आपने क्रैम्प किया, वहाँ पे वो फंसे। उसके बाद जो रूट को मैं तो बोलता हूँ अभी तक के लिए तो बॉल ऑफ द सीरीज़ है वो। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी बॉल डाली आकाशदीप ने, ऑस्ट्रेलिया टॉर पे भी डाली थी यार, मतलब स्मिथ और लाबुशेन को अता पता भी नहीं चल रहा था, इस तरह की बॉलिंग की थी यहाँ पे वहाँ पे आकाशदीप ने। बट होता क्या है, ज़्यादा सीम मूवमेंट भी, ज़्यादा मदद भी आपको मिल रही हो ना, उसमें आपको विकेट्स नहीं मिलते। यही डिफरेंस है मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में, टू बी ऑनेस्ट। सिराज को कम डेविएशन मिलता है बॉल पड़ने के बाद, थोड़ा उनको उनकी बॉल हलचल होती है तो एज भी मिल जाता है उनको। ज़्यादा बॉल हरकत करेगी तो बैट्समैन को वैसे ही बीट कर जाएगा, वो चाह के भी एज नहीं कर सकता उस बॉल को। ये प्रॉब्लम हो रही थी आकाशदीप के साथ अब तक। बट वो तो अच्छी बात है यार, जो जितना स्विंग करा सकता है वो उसकी स्किल है, एबिलिटी है, लेवल है उसका। बट ये बॉल अभी तक के लिए बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है, चाहे वो आप हैरी ब्रूक की बॉल देख लीजिए पहली पारी में इस टेस्ट मैच की, या फिर ये वाली बॉल देख लीजिए। सिमिलर डिसमिसल आपका केएल राहुल का भी हुआ था इसी पारी में, वो भी बॉल अच्छी थी। तो बिल्कुल अच्छी प्लानिंग के तहत टीम इंडिया गई है इस टेस्ट मैच में, स्पेशली चौथे पांचवें दिन मैं बोलूँगा। ठीक है, कुछ डिसीजंस रहे, उस पर भी आते हैं हम, बात करें इसको एक बार रैप अप कर लें हम। उसके बाद पांचवें दिन बारिश की वजह से थोड़ा जरूर खलल खलल डला, बट जिस हिसाब की फॉर्म में आकाशदीप चल रहे थे ना, ये मैच टीम इंडिया से कोई छीन नहीं सकता था। और शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, रविंद्र जडेजा दोनों पारियों में एकदम अच्छा कंट्रीब्यूशन, और इस पारी में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। विकेट नहीं मिली नो डाउट, एक कैच भी छूटा स्लिप में, फिर एट द एंड एक विकेट उनको मिला। बट ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स को वो कभी भी किसी भी बॉल पे आउट कर सकते हैं। एक कैच भी आगे गिरा शुभमन गिल से, शायद आगे और हो सकते थे वो। थोड़ा स्लो डाला, रफ का अच्छा यूज किया। पिछली पारी में, पिछले मैच में शायद ये हो रहा था, बहुत या तो बहुत पीछे आ रहे थे वो लेंथ उनकी, या बहुत ही ओवर आगे ड्राइविंग लेंथ डाल रहे थे। बट इसमें वो जो इन बिटवीन लेंथ होता है इन दोनों के, वो वाला अच्छे से हिट कर पा रहे थे, रफ को अच्छे से यूज कर पा रहे थे। तो शानदार बॉलिंग उनकी तरफ से। वॉशिंगटन सुंदर का भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस मैच में। नीतीश रेड्डी मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा जज करने की ज़रूरत है हमें। सो ओवरऑल कुल मिला के शानदार जीत ये रही है। और एकदम से जो कंधे गिर गए थे यार हमारे भी एज ए फैन की, यार पहला मैच जीता जिताया मैच था वो, हम एटलीस्ट ड्रॉ भी करवा लेते तो वो सेटबैक नहीं लगता जो हमें हार के साथ मिला। बट यही होता है यार, फिर आप और ज़्यादा उभर के आते हो ना कि यार हमने पूरा मैच खेला, बट अभी देखो रिजल्ट क्या आया, 1-0 हम पीछे हो गए इस सीरीज़ में। फिर टीम इंडिया को किसी ने चांस नहीं दिया था इस सीरीज़ में, क्योंकि यार सबको लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही खेलेंगे हम आने वाले टेस्ट मैचेस में। इसमें भी नहीं जीत पाए तो बहुत मुश्किल है। प्लस बुमराह भी नहीं है नेक्स्ट टेस्ट मैच में तो। और फिर टॉस के बाद जो हुआ, कुलदीप यादव को भी नहीं लिया हमने, तो सबको लगा कि यार रन तो चलो चलो ठीक है बना देंगे हम 400, 450, 500। विकेट्स कहाँ से आएंगे, 20 विकेट्स। बट विकेट्स आएंगे आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तरफ से। 17 विकेट ले डाले 20 विकेट में से दोनों ही बंदों ने। जरूरत ही नहीं है भाई तीसरे बॉलर की, बैठो आप आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड इनिंग में अच्छा सपोर्ट मिला, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जो एक साझेदारी पनप रही थी वहाँ पे क्रिस वॉक्स को आउट किया। फिर वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक वो साझेदारी लंबी बन रही थी, लग रहा था कि फिर से वो एक छठे विकेट के लिए पार्टनरशिप बड़ी आ सकती है, वहाँ पे वो बेन स्टोक्स को आउट किया। और जडेजा तो अच्छी तरह से लेंथ हिट कर ही रहे थे, और बल्लेबाजी ने में भी अच्छा सपोर्ट किया। और इस तरह से मिलती है इंडिया को ऐतिहासिक जीत। सीरीज हो गई है जी 1-1। अब आ जाते हैं जी, थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि ठीक है जीत तो हमें मिली है, बड़ा फिर भी एक बार अपने अंदर जो कमियां हमारी रही है वो झांकने की ज़रूरत है, वो देखने की ज़रूरत है बेटरमेंट के लिए, अगले आने वाले मैच के लिए। बुमराह वापस आ जाएंगे, सो बॉलिंग अटैक तो हमारा अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं
सिराज आपको लगे, क्योंकि पहले मैच में भी बंदे ने बहुत एफर्ट डाला था, सेकंड टेस्ट मैच में भी डाला है, ब्रेक कम है, ऑलमोस्ट 3 ही दिन का है, आपको लगेगा तो शायद हो सकता है आप उनको भी रेस्ट दे। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जा रहे हैं, मेरे लिए जसप्रीत बुमराह उन्हीं की जगह आएंगे, ऑब्वियस सा है बात। लॉर्ड्स में शायद इससे थोड़ी ज़्यादा मदद मिले। बोला तो ये जा रहा है कि लॉर्ड्स के जो पिछले कुछ मैचेस के आप देखोगे फ्लैट ट्रैक्स है, वहाँ पे भी सिमिलर ऑलमोस्ट, तो शायद इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिले। बट इन केस इंग्लैंड सोचता है कि यार ये बैटिंग लाइनअप जो है ये हमें बहुत परेशान कर रही है, बहुत टाइम तक फील्ड पे रख रही है, क्या हम थोड़ा स्पाइसी विकेट बना सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता वो बैच बॉल एरा में ऐसी कोई गलती करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जितना खतरा आप इंडिया को देने की ट्राई करोगे, शायद हो सकता है इंडिया फिर भी 300 सवा 300 कर जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी अगर आपने स्पाइसी विकेट बना दी। तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड ऐसा करेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये तीनों हमारे पेस बॉलर्स रहेंगे। प्लस आ जाती है यहाँ पे 2-3 लूप होल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो आपका आ जाता है जी नीतीश रेड्डी का, आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे में पोटेंशियल है, और स्पेशली इन दीज कंडीशंस। और इतना भी वो स्लो बॉलर नहीं है यार, 120-25 का नहीं है वो बंदा, भी 130-135 पे डाल सकता है कंसिस्टेंटली। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप जब मैच प्रैक्टिस आपको मिलेगी, वो भी इसी स्टैंडर्ड की, इसी लेवल की, हाई लेवल की आपको प्रैक्टिस मिलेगी, वो आएगी आपको बॉलिंग कराने से। तो मुझे ऐसा लगता है नीतीश रेड्डी को आप पे थोड़ा सा आपको ग्रूम करना है, उन पे आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, और वो बंदा एक दिन अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। हार्दिक पांड्या के साथ भी हमने यही किया ना यार, आते ही तो वो इतने अच्छे बॉलर नहीं थे। ओडीआई क्रिकेट में वो 10 ओवर के बॉलर नहीं थे, T20 में भी वो नहीं थे 4 ओवर के बॉलर। बट अब वो करके दे रहे हैं ना आपको विद द एक्सपीरियंस, वो आप उनसे करवाते गए बॉलिंग। नीतीश रेड्डी से आपने आईपीएल में भी बॉलिंग नहीं करवाई एटलीस्ट, ठीक है वो फ्रेंचाइज की मर्जी होती है, और मुझे लगता भी नहीं कि वो T20 टाइप के बॉलर है अभी भी, वो वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है वहाँ पे। बट यहाँ पे एक मौका भी बनाया उन्होंने, देखा पहली ही बॉल उन्होंने जैसे ही डाली पहली पारी में, जेमी स्मिथ का वो कैच थोड़ा आगे गिरा ऋषभ पंत से, थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, बट वो हो सकता था शायद वहाँ पे ये बंदा विकेट भी ले जाता। ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ी बहुत जरूर इन्होंने आप देखोगे अच्छी गेंदबाजी की है, वहाँ पे भी बॉल आपकी मूवमेंट ले रही थी थोड़ा बहुत। सो जहाँ पे थोड़ा सा विकेट अच्छा होता है बॉलिंग के लिए, मुझे लगता है ये आपका और अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप इनको अच्छे से ग्रूम करो। तो मुझे लगता है नीतीश रेड्डी पे हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बैटिंग तो ये बंदा करके देगा ही, ठीक है यार, फेल एक ही पारी में है, दूसरी पारी वाला फेलियर आप काउंट मत करिए इनका, क्योंकि वो वहाँ पे आपको हर बॉल पे चलाना था जाके, और बंदे ने प्लान के अकॉर्डिंग। और गौतम गंभीर की मुझे ये तो सबसे अच्छी बात लगती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देते हैं एक अपने बंदे को, अपने प्लेयर को, कि यार ऐसे तू खेल, ऐसे तू खेलेगा तो हम तेरे साथ हैं, हम तुझे बैक करेंगे। और शायद करुण नायर वाले केस में भी आपने यही किया है, ठीक है पहले मैच में फ्लॉप हुए, बोले चलो कोई बात नहीं, बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हो, आप नंबर 3 पे बैटिंग करिए हमारे लिए, और अभी भी फ्लॉप हुए हैं। बट मुझे पूरा पूरा भरोसा है इंडिया करुण नायर को एटलीस्ट एक चांस और देगा, इससे ज़्यादा चांस तो दे भी नहीं सकते, देखो उन पर भी प्रेशर होता है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एटलीस्ट इंडिया एक चांस तो करुण नायर को लॉर्ड्स में तो देगा, वो 2 पारियाँ उनको और मिलेगी। अगर वहाँ पे भी वो नहीं कर पाते हैं तो यार फिर तो उन्हीं के ऊपर आ जाता ना। फ्लैट ट्रैक्स पे आप 50-60 रन भी नहीं बना पा रहे हो एक पारी में, हर पारी में नहीं बोल रहा, मतलब 2 पारी आपको मिल रही है, एक में तो आप एटलीस्ट अच्छी स्टार्ट मिली है उनको ऑलमोस्ट तीनों ही पारियों में स्टार्टिंग वाली, आप ये पारी निकाल दो तो इसमें भी ठीक ठाक उनको स्टार्ट मिला है, अच्छे ओवर्स तक वो क्रीज पे रहे, 20-25 रन की तो स्टार्ट मिली है उनको हर पारी में। सो उनको देखना पड़ेगा, ओपोजिशन पीछे लगा पड़ा रहता है, बिल्कुल बैकफुट पे है, फिर भी आप उस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कमी आ रही है। मैं करुण नायर के लिए एक और मेरा लालच जाग रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि करुण नायर का अच्छा करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यार वो स्लिप कॉर्नर में हमारे ना एक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जिस तरह से उनकी टेक्निक है, बॉल को आने देते हैं बॉडी के पास, हल्के हाथों से वो कैचेस को लेते हैं, और अच्छे नज़र आ रहे हैं वो फर्स्ट स्लिप में। तो वो भी मुझे एक लालच नज़र आ रहा है यार, ठीक है 50-60 रन बना देते हैं, 70 रन बना देते हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं सब लोग कि वो बनाएंगे आने वाले मैच में।
बट अगर आप ये कैच छोड़ देते हो ना, जो हमने देखा पहले मैच में, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इससे ज़्यादा बेटर बॉलिंग शायद हमने की थी पहली पारी में, बुमराह भी थे हमारे पास, वहाँ पे वो कैचेज हो जाते तो शायद हम 2-0 की लीड ले चुके होते। बट शायद वायद अब छोड़ दीजिए, जो हो जाए वो अच्छा है। सो वहाँ पे करुण नायर पे भी हम उनको भी टाइम दे सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है जी अब नंबर 8 की, उसके बाद अगले मैच की प्रिपरेशन पे चलते हैं। नंबर 8 पे आपको क्या करना चाहिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे भी। और किसी से भी पूछोगे ना आप, इस चीज़ का कोई भी अच्छे से आपको जवाब दे नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको सोचना होगा कि वो सब ये क्यों कर रहे हैं। और इस मैच में तो उनका डिसीजन ठीक साबित हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो क्रूशियल पार्टनरशिप आई, वहाँ से ही वो 180 रन की लीड हमें मिल पाई इस टेस्ट मैच में, वॉशिंगटन सुंदर की वजह से। बट इस टेस्ट मैच में तो 17 विकेट निकाल दिए आपके दोनों प्रीमियम बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने। अगले मैच में जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। स्पिन के लिए, फिंगर स्पिनर्स के लिए इतनी मदद मुझे लगता आने वाले मैचेस में भी रहेगी। सो मुझे ऐसा लगता है क्या इस स्पिनर्स के साथ हम जा सकते हैं। नीतीश रेड्डी, करुण नायर, मुझे लगता है एक और चांस दिया जाना चाहिए आने वाले मैच में। एटलीस्ट लॉर्ड्स में आप सेम ऊपर के साथ जाइए। नंबर 8 पे बात आ जाती है वॉशिंगटन सुंदर या फिर आपके कुलदीप यादव, या एक चीज़ और, यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, तीन ऑप्शन एक्चुअली में। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या फिर ध्रुव जुरैल। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझिए एक बार। क्योंकि करुण नायर, आप एक बार साई सुदर्शन को लाओगे, वो मुझे लगता है उसका कोई सेंस बनता है, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि करुण नायर के पास यार उतना क्रिकेट नहीं बचा है उनकी लाइफ में, 2 साल 4 साल वो दे सकते हैं अभी। साई सुदर्शन के पास टाइम है, तो जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है, मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक चांस उनको और दे देना चाहिए। और अगली पारी में थोड़े रन आते हैं तो शायद मुझे लगता है इनको पूरी सीरीज ही खिलानी चाहिए उस नंबर 3 के जो स्पॉट है उस पर। साई सुदर्शन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके लिए भी वो फेयर नहीं होगा, करुण नायर के लिए भी नहीं होगा। उनको खिलाओगे, साई सुदर्शन तो नंबर 6 खेल नहीं सकते या नंबर 7 नहीं खेल सकते वो। साई सुदर्शन आएंगे, वो नंबर 3 जाएंगे, फिर से आप करुण नायर को नीचे कर दोगे। फिर उनको एक और एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि यार मुझे फ्लॉप भी हो गए कि एक बार नीचे खिलाया, फिर ऊपर खिलाया, फिर वापस से नीचे ले आए। सो साई सुदर्शन को नहीं लाऊंगा मैं। अगर ऑप्शन, आगे सुनिए आप मेरी बात, ध्रुव जुरैल मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर तो आपको विकेट मिलता है पेस वाला, थोड़ा पेस वाली के सॉरी फास्ट बॉलिंग की हेल्प वाला, वहाँ पे मुझे नहीं लगता फिर इंडिया को कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी के साथ भी जाना चाहिए। आप प्रॉपर एक बैटर लेके आइए, अपनी बल्लेबाजी और मजबूत कीजिए। नंबर 6 नंबर 7 नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरैल, नंबर 8 जडेजा, या आप जडेजा भी मुझे ज़्यादा बेटर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं तो आप नंबर 8 पे नीतीश रेड्डी को भी रख सकते हो। 6 और 7 आप ध्रुव जुरैल और जडेजा को कर दीजिए। फिर इससे होगा क्या, अगर फास्ट बॉलिंग हेल्प है फास्ट बॉलिंग बॉलर्स के लिए, तो 3 आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हो गए, प्लस आपके नीतीश रेड्डी हो गए। अगर हेल्प है तो वो भी बॉलर बहुत अच्छा है, ये मान के चलिए। प्लस आपके हो गए एक स्पिन ऑप्शन जो एक एंड से पकड़ के डाल सकते हैं, बॉलर्स को रेस्ट मिलता रहे, वो हो गए आपके रविंद्र जडेजा। सो ऐसी चीज़ है, ये आप कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। अगर फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद नहीं है, डेफिनेटली आई विल गो विद कुलदीप यादव नंबर 8 पे। हो सकता है वो 50 रन ना बना के दे, हो सकता है वो 100-120 की पार्टनरशिप ना आए, बट उतना तो वो खेल ही सकते हैं। अगर दूसरी तरफ बैटर खड़ा है कोई, तो 50-60-40 रन की पार्टनरशिप तो वो भी आपको दे सकते हैं। बट एक एक्स फैक्टर जो लेके आएंगे, अगर किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा है तो कुलदीप यादव आपको वो एक वैरायटी लेके आएंगे कि शायद इंग्लैंड बैटर्स को भी समझ ना आए। वो उनसे डरते भी बहुत है, किस तरह बॉल घूमेगा, रन्स के लिए वो जाएंगे। एक फ्लाइट वाला बॉलर आपके पास आएगा जो बॉल को हवा में लटकाता है, तो एक ऑप्शन रहेगा। सो अभी के लिए इतना ही। फिर से एक वीडियो करेंगे हम कल के दिन की अगले होने वाले टेस्ट मैच में। तब तक हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, आज का दिन निकल जाएगा, कल का भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा, तो एक आइडिया भी लग जाएगा, थोड़ा इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि इंडिया किस 11 के साथ जा सकता है इस लॉर्ड्स में। और फिर विकेट का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, किस तरह की पिच रेडी हो रही है यहाँ पे इस टेस्ट मैच के लिए। इंग्लैंड की अप्रोच का भी लग जाएगा पता।
और वैसे मैं बता दूं, इंग्लैंड ने एक फास्ट बॉलर आई थिंक ऐड किया है अपने स्क्वाड में, बाकी तो सेम ही रखिएगा, एटकिंसन आई थिंक। और ठीक है, अभी 1-1 से ये सीरीज़ लेवल है, एडवांटेज इंडिया के पास है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने पहला टेस्ट मैच हार के सीरीज़ जीता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया 2016 में हो जाए जब हम घर पे खेल रहे थे, पहला टेस्ट मैच हार के जीते। इंग्लैंड अभी आया, इंडिया पहला टेस्ट मैच हम हारे थे, फिर हमने इवेंचुअली सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम हम गए थे जब पहला टेस्ट मैच वहाँ पे हारे, फिर हमने वो टेस्ट सीरीज जीती। तो बहुत बार ऐसी हुई है चीज़ें, और शुभमन गिल ने भी ये बोला था कल। तो यहाँ पे भी हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं, अब जीत गए, लेवल हो गई है सीरीज, और अब बहुत अच्छा चांस है कि हम इंग्लैंड को नीचे लगा सकते हैं बिल्कुल। सो अभी के लिए इतना ही है, बाय बाय, टाटा।